माना कि r इज इक्वल टू Z5 इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, ये मेरे पास एक सेट है और इस सेट के अंदर +5 और ×5 दो संख्याएं परिभाषित हैं। तो इसको अपने इस वीडियो के अंदर रिंग प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि ये एक परिमित समुच्चय है, फाइनाइट सेट है। तो परिमित समुच्चय को रिंग या फिर ग्रुप सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले संक्रिया सारणी बनानी होती है और इसके अंदर भी हम +5 और ×5 के लिए टेबल बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम +5 संक्रिया के बारे में देखेंगे। जब हम दो एलिमेंट के बीच में +5 की संक्रिया लगाएंगे तो हम उन दोनों एलिमेंट को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद अगर उन दोनों का जोड़ 5 से कम है तो हम सेम लिख देंगे आंसर में, और अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तब हम जोड़ के अंदर 5 का भाग देंगे और भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा उसको अपने आंसर में लिखेंगे। इसी प्रकार से a और b के बीच में ×5 की संक्रिया लगाएंगे। जब a और b का हम गुणा करेंगे, अगर उसका मान 5 से कम है तो सेम रखेंगे, अगर 5 से ज़्यादा है तो हम उसके अंदर 5 का भाग देंगे, भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा उसको अपने आंसर में लिखेंगे। तो इन दोनों की सहायता से हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले +5 की टेबल देखते हैं कि 0 और 0 के बीच में जब मैं +5 की संख्या लगाऊंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0, और 0 और 1 के बीच में 1 और 2, ये आएगा 3 और ये आएगा 4। तो इस प्रकार से हम +5 संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी बना सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि कोई भी दो एलिमेंट, जैसे 1 और 2 के बीच में अगर +5 की संक्रिया लगानी है, 1 और 2 को ऐड करेंगे, 1 और 2 को ऐड करने पर मेरे पास आंसर आएगा 3, क्योंकि 3 क्या है, 5 से कम है। ऐसे ही जब मैं 2 और 3 के बीच में संक्रिया लगाऊंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 5, लेकिन यहाँ पर +5 की संक्रिया है तो 5 आंसर आने पर हम 5 का भाग देंगे, भाग देने के बाद अपने पास शेषफल आएगा 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। इसी प्रकार से जब 3 और 4 के बीच में संक्रिया लगाएंगे तो 3 और 4 का जो जोड़ है वो आएगा 7, और 7 5 से ज़्यादा है तो हम 5 का भाग देंगे और भाग देने के बाद मेरे पास शेषफल आएगा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। इस प्रकार से हम एक टेबल तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से ×5 के लिए 1 और 3 का गुणा किया, तो जब मैं 1 और 3 के बीच में ×5 की संक्रिया लगाऊंगा तो मेरे पास 3 और 1 का गुणा 3 ही आएगा, तो यहाँ पर अपना लिखा 3। इसी प्रकार से 2 और 4 के बीच में संक्रिया लगाएंगे तो 4 और 2 का गुणा होता है 8, क्योंकि 8 5 से ज़्यादा है तो अपने 8 के अंदर भाग देंगे 5 का, तो मेरे पास शेषफल आएगा 3। इसी प्रकार से हम ये पूरी टेबल तैयार कर सकते हैं। अब हम इस टेबल के अंदर बारी बारी से R1, R2 और R3 प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, क्या ये सेटिस्फाई होती है। अगर ये सेटिस्फाई होती है तो यह एक वल्य होगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर संवर्त गुणधर्म देखते हैं। हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट इस सेट के लेने पर उन दोनों के बीच में अगर मैं संक्रिया लगाऊं तो वापस से जो एलिमेंट बनेगा वो उसी सेट का बनने वाला है दोनों टेबल के अंदर। इसका मतलब यह संवर्त गुणधर्म का पालन करेगी। अब इस सेट के अंदर हम रिंग की सारी प्रॉपर्टी देखेंगे, क्या यह उनको सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले R11 देखते हैं। R11 क्या था, साचार्यता। R11 को प्रूव करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी 3 एलिमेंट हैं, 2, 3 और 4, जो इस R के हैं। हम सबसे पहले 2 और 3 के बीच में संक्रिया लगाएंगे और उसके बाद हम पहले संक्रिया 3 और 4 के बीच में लगाएंगे। जब दोनों को हल करते हैं तो हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए। तो 2 और 3 के बीच में जब संक्रिया लगाएंगे तो आंसर आएगा 5। 5 से ज़्यादा जोड़ आने पर हम उसके अंदर 5 का भाग देते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा 0। अब 0 की संक्रिया लगेगी 4 के साथ। जब 0 और 4 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 4। 4 से 4 क्या है, 5 से कम है, तो अपने पास आंसर बन जाएगा 4। इसी प्रकार से जब इसको हल करेंगे तो 2 की संक्रिया मेरे पास बनेगी 3 और 4 को हल करने पर। 3 और 4 के बीच में जब संक्रिया लगाऊंगा तो आंसर आएगा मेरे पास 7, और 7 क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो अपने 5 का भाग देंगे और भाग देने के बाद वापस मेरे पास शेषफल आएगा 2। फिर 2 और 2 के बीच में वापस संक्रिया लगाएंगे तो आंसर बनेगा मेरे पास 4, यानी कि दोनों तरफ से समान आंसर आ रहा है। इसके बाद देखते हैं अपने R12। इस टेबल को देखने पर आसानी से पता चल जाता है कि 0 की संक्रिया किसी भी एलिमेंट के साथ अगर मैं लगाऊं तो मुझे वही एलिमेंट वापस मिलेगा। इसका मतलब 0 है वो इस संक्रिया का तत्समक अवयव है। R13 हमें देखना है प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो प्रतिलोम की परिभाषा क्या होती है कि अगर एक एलिमेंट की संक्रिया दूसरे एलिमेंट के साथ लगाने पर अगर आपको तत्समक अवयव मिल जाए तो ये दोनों आपस में प्रतिलोमी अवयव होंगे।
यानी कि A का इन्वर्स B होगा और B का इन्वर्स A होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 0 की संक्रिया जब मैं 0 के साथ लगाऊंगा तो मुझे वापस से क्या मिलने वाला है, 0। इसका मतलब 0 का जो प्रतिलोम है वो आएगा आपके पास 0। जब हम A की संक्रिया 4 के साथ लगाएंगे तो हमें वापस से क्या मिलेगा, तत्सम का अवयव। इसका मतलब 1 और 4 आपस में प्रतिलोमी है, तो 1 का प्रतिलोम होगा 4। इसी प्रकार से 4 का प्रतिलोम होगा 1। जब 3 और 2 की संक्रिया लगाते हैं तो हमें तत्सम मिलता है। इसका मतलब 3 का प्रतिलोम जो है वो बनेगा 2। 3 का प्रतिलोम 2 होगा और 2 का प्रतिलोम 3 होगा। पहली संक्रिया के लिए हमने प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम ज्ञात कर लिया है। अब हम देखते हैं R14 जो है क्रम विनिमयता। तो अगर हम A और B Z5 के लेते हैं तो A और B के बीच में संक्रिया लगाने पर या फिर B और A के बीच में संक्रिया लगाने पर आपको समान आंसर मिलेगा। इसका एक तरीका और है, ये हमारे पास है मुख्य विकिरण। अब मुख्य विकिरण के सापेक्ष अगर यह सारणी सममित है तो यह क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी। इस लाइन के दोनों तरफ समान दूरी पर समान एलिमेंट मिलने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इस तरफ 1 है और इतनी दूरी पर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। यहाँ से अगर मैं देखूँ ऊपर 3 है और इस तरफ भी 3 है। तो इस प्रकार से हम आसानी से देख सकते हैं कि यह सारणी मुख्य विकिरण के प्रति सममित है, यह क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह समुच्चय पहली संक्रिया के रिस्पेक्ट में एक आबेली ग्रुप है। अब हम देखेंगे R2 क्या होता है कि दूसरी संक्रिया के लिए एक साम्य समूह होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर साचार्य नियम लागू होना चाहिए। तो इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम 2, 3 और 4 एलिमेंट R के लेने वाले हैं और सबसे पहले 2 और 3 के बीच में जब संक्रिया लगाएंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 1 और इसकी संक्रिया अगर मैं 4 के साथ लगाता हूँ आंसर मिलेगा यहाँ पर आपको 4। इसी प्रकार से जब 3 और 4 के बीच में संक्रिया लगाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 और जब 2 और 2 के बीच में संक्रिया लगाएंगे तो आपको वापस आंसर मिलेगा 4, क्योंकि 4 और 3 का गुणा 12 आता है, 12 5 से बड़ा है तो अपने 5 का भाग देकर यहाँ पर क्या लिखते हैं, शेषफल लिखते हैं। R3 हमारे पास है बंटन नियम, क्योंकि वास्तविक संख्याएं +5 और गुणा 5 के लिए हमेशा बंटन नियम का पालन करती है, तो यहाँ पर R3 भी सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर R3 भी सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब Z5 +5 गुणा 5 के लिए एक रिंग है।